गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने लास्ट वीडियोज में लास्ट दो वीडियोज में एसी फंडामेंटल स्टार्ट किया था, जहाँ पे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एसी डीसी क्या होता है, फिर एसी जनरेट किस हिसाब से होता है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था आपसे कि एक बार अगर एसी जनरेट होता है तो उस जनरेटेड ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, या उस जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, या उस जनरेटेड ईएमएफ का जनरेटेड एसी का करंट का इक्वेशन क्या होता है। ये सारे लास्ट टू वीडियोज में हमने डिस्कशन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर के एसी फंडामेंटल का टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एसी, जो कि मोस्ट टर्म्स आपने इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस कर चुके होंगे या आपसे कर चुका गया होगा। ठीक, तो पहला टर्म है आपका क्या, वेव फॉर्म। ठीक, दूसरा टर्म क्या है आपका, साइकिल। तीसरा टर्म क्या है आपका, हाफ साइकिल। और अल्टरनेशन। चौथा टर्म क्या है आपका, टाइम पीरियड। पांचवा टर्म क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। और छठा टर्म क्या है आपका, एम्पलीट्यूड। ये आपके टर्म्स हैं जो आपके एसी में आपको अक्सर मिलते रहेंगे, जिसका डिस्कशन हम लोग जिन टर्म्स का यूज हम लोग पूरे चैप्टर में अक्सर करते रहेंगे। ठीक, तो पहला टर्म है आपका वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म को क्या डिफाइन किया गया है, तो वेव फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म का एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ये भी वेव फॉर्म है, ये भी वेव फॉर्म है, ये भी वेव फॉर्म है, ये ये भी वेव फॉर्म है। मतलब हर चीज वेव फॉर्म है, मतलब हर चीज नहीं, मतलब जो हर शेप बनाया गया सारे के सारे शेप वेव फॉर्म है। ठीक, तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, इसको डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे, द शेप ऑफ कर्व, द शेप ऑफ कर्व ड्रा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेव फॉर्म। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, द शेप ऑफ कर्व ड्रा with respect to time, the shape of curve draw with respect to time, that is known as wave form। क्लियर, देखें क्या बताया गया है वेव फॉर्म को। वेव फॉर्म को सिंपली हम इस तरीके से कहेंगे या जानेंगे या डिफाइन करेंगे, द शेप ऑफ कर्व। शेप का मतलब क्या होता है, आकार। कर्व का मतलब वक्र, किसी भी वक्र का एक ऐसा आकार जो टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा हो, मतलब समथिंग अबाउट ड्रा हो, मोस्टली टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फॉर्म। तो शेप, डिफरेंट टाइप के शेप हमने बना के बता दिए। वे भी वेव फॉर्म है आपका, ये भी वेव फॉर्म है, ये भी वेव फॉर्म है, ये भी वेव फॉर्म है, और आपका ये भी वेव फॉर्म, सब वेव फॉर्म है आपका। ठीक, क्लियर है। जो ये जो वेव फॉर्म होते हैं ये किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट पे क्या होता है, टाइम या समथिंग कुछ वेरिएबल चीजें होती हैं। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट आपको हमेशा बताया कि एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है, निगेटिव। मतलब वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वाला जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे जो वाई वाला पोर्शन होता है वो निगेटिव होता है। तो अब उसी के रिस्पेक्ट में आपको साइकिल को डिफाइन करना है। क्या, साइकिल। साइकिल क्या होता है पहले वो समझ लें। साइकिल क्या होता है कि किसी वेव फॉर्म का
ऐसा पोर्शन जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज एक साथ आ जाए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें निगेटिव वैल्यूज नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब अगर नहीं है तब भी उसका एक पोर्शन होगा कि यहाँ तक निगेटिव वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से इस तरीके से हमको साइकिल का क्या करना होता है, वेव फॉर्म बनाना होता है। ठीक, तो अब बात करने जा रहे थे हम लोग साइकिल। तो किसी वेव का साइकिल क्या होता है उसके साथ उसका डिस्कशन करेंगे कि एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी में दो वैल्यूज पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पाए जाते हैं। एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज अ साइकिल। क्या लिखेंगे यहाँ पे या क्या कहेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड negative values of an alternating quantity is known as साइकिल। क्लियर? क्या बताया जा रहा है आपको कि साइकिल क्या होता है, किसी भी वेव फॉर्म का अ कंप्लीट सेटअप, किसी भी वेव फॉर्म का अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज, पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के वेव फॉर्म में जो भी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज का जो कंप्लीट सेट है उससे मिलने वाले जो वेव फॉर्म होगा उसी वो उस पूरे वेव फॉर्म का क्या कहलाएगा, एक साइकिल कहलाएगा। ठीक, तो एक साइकिल की पहचान ये भी है कि जहाँ वेव फॉर्म रिपीट करना चालू कर, जैसे अब ये वेव फॉर्म दोबारा कब बनेगा, अब ऐसे बनेगा, तो यहाँ के बाद अब ये रिपीट कर रहा है। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे बनने के बाद ये रिपीट कर रहा है, मतलब इस पोर्शन के बाद से रिपीटिशन चालू हो गया। तो इस पोर्शन का जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एक साइकिल कहलाएगा, मतलब वो एक साइकिल कहलाएगा। और वो पूरा, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट सेट में पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज आ जा रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे हाफ साइकिल और अल्टरनेशन का। तो हाफ साइकिल और अल्टरनेशन में बात करेंगे क्या, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब बात करेंगे कि कंप्लीट सेट, अब ये पॉजिटिव या निगेटिव है, अब हाफ साइकिल क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो ये भी कंप्लीट सेट होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का नहीं, किसी एक का, या तो पॉजिटिव का या तो निगेटिव का। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव, complete set of either positive or negative values of an alternating quantity is known as हाफ साइकिल। ठीक, क्या बताया जा रहा है, अ कंप्लीट सेट ऑफ। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, हाफ साइकिल का डिफिनीशन, साइकिल का वेव फॉर्म। तीन डिफिनीशन की बात हमने कर लिया। क्या डिफिनीशन डिस्कस किया, अ कंप्लीट सेट ऑफ, किसका कंप्लीट सेट, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एंड। साइकिल में इंपॉर्टेंट क्या है, एंड, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और।
या तो कंप्लीट सेट तो है, लेकिन या तो पॉजिटिव का या तो निगेटिव का। ठीक, क्या चीज? पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का कंप्लीट सेट। क्या इसको जानेंगे हम लोग? हाफ साइकिल। किसी भी अल्टरनेटिंग किसी मतलब एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज का एक कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। लेकिन या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? हाफ साइकिल कहलाता है। अब बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? हमने अभी बताया कि जहां से रिपीटिशन चालू हो जाता है, तो वो पहले पहचानते हैं कि रिपीटिशन इसके बाद से चालू हो रहा है। तो अब हमने बताया जहां से रिपीटिशन चालू होता है उस तो मतलब उसके पहले तक क्या कहलाता है? वो साइकिल। तो वो एक साइकिल में को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो इसको क्या डिफाइन किस तरीके से करें? टू कंप्लीट या तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट। टाइम टेकन टू कंप्लीट one cycle by an time taken to complete by an alternating quantity by an alternating quantity in second is known as time period. It is denoted by capital टाइम पीरियड। ठीक, तो यहाँ पे पूरा समझ लेंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ये पूरे एक पोर्शन मतलब साइकिल, वन साइकिल का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाए। ठीक, तो एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में लगा हुआ समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में आप आवर्त काल के नाम से पढ़े होंगे। ठीक, जिसको मेजर किस में करते हैं हम लोग? इन सेकेंड। मेजर किस में करते हैं? सेकंड में। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक, अब बात आ गई फ्रीक्वेंसी की, जिसको आप आवृत्ति कहते हैं हिंदी में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये जो साइकिल जितनी बार जनरेट होता है, जैसे एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, मतलब ये जो साइकिल के जो नंबर ऑफ साइकिल जनरेट होते हैं, तो कितनी बार जनरेट होते हैं एक समय में, एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी में। मतलब एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस होने वाले या अकर होने वाले या होने वाले नंबर ऑफ साइकिल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू है जो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल उसमें बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक, जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन number of oscillation in 1 second by an alternating quantity is known
एज frequency, the number of oscillation in 1 second, the number of oscillation in 1 second by an alternating quantity is known as frequency. क्लियर है? 1 सेकंड में होने वाले नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा 1 सेकंड में होने वाले नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को ही उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. इट इज denoted by small f and measured in hertz. It is denoted by small f and measured in hertz. ठीक, एम्पलीट्यूड की पारी आ गई. अब एम्पलीट्यूड का डिस्कशन करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. तो एम्पलीट्यूड को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. पहले यहाँ वेव फॉर्म पे समझ लें कि जो मैक्सिमम पोजीशन होता है किसी भी वेव का या मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम पोजीशन या मैक्सिमम वैल्यू जो होता है किसी भी वेव फॉर्म का, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का अपने वेव फॉर्म में, वही उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड. तो लिखेंगे द मैक्सिमम पोजीशन or value of an alternating quantity in their waveform is known as amplitude of that alternating quantity. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? द मैक्सिमम पोजीशन आर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. ठीक, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मैक्सिमम पोजीशन या मैक्सिमम वैल्यू उसके वेव फॉर्म में, उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो ये सारे टर्म्स हैं हमारे जो यूज होने हैं आपके एसी फंडामेंटल्स के फंडामेंटल चैप्टर में एज ए टर्म्स के रूप में, जिसको हम यूज करेंगे. तो पहला आपका था वेव फॉर्म, जिसका डिस्कशन हो गया. वेव फॉर्म क्या बताया गया, इसको फिर से समझ लेंगे कि किसी भी शेप का एक ऐसा कर्व जो टाइम के रिस्पेक्ट में या एक्स अबाउट के रिस्पेक्ट में ड्रा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव फॉर्म कहते हैं. साइकिल क्या है? किसी भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पाई जाते हैं, तो उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं, उनका एक कंप्लीट सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं. ठीक, हाफ साइकिल किसको कहते हैं? किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पाए जाएं, लेकिन हम जब किसी एक वैल्यूज की बात करें, या तो कंप्लीट सेट पॉजिटिव या कंप्लीट सेट नेगेटिव की बात करें, तो उसका क्या कहलाएगा? हाफ साइकिल कहलाएगा. टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, सेकंड में, क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है. फिर से सुन लेंगे, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय ही क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड कहलाता है. फ्रीक्वेंसी की बात कर लें यहाँ पे. तो फ्रीक्वेंसी क्या है?
कि दम किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक समय में होने वाले नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन को ही उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं और हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक, इसी तरह अगला टर्म एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या बताया जा रहा है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मैक्सिमम पोजीशन या मैक्सिमम वैल्यू उसके वेव फॉर्म में उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इसी तरीके से हम यूज करेंगे वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब तो अब टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो कौन कौन से वैल्यूज होते हैं पहले इसको देख लेंगे। पहला है मैक्सिमम आर पीक वैल्यू। ठीक, दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम आर पी की वैल्यू, तीसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, चौथा क्या है, नहीं दूसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तीसरा क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक, इसके बाद आएगा चौथा क्या है, आरएमएस, जिसको फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आर इफेक्टिव वैल्यूज। ठीक, तो मैक्सिमम आर पीक वैल्यू की बात करेंगे। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा अटेन किया हुआ उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वही उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या कहलाता है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक, तो द मैक्सिमम position attained by an alternating quantity in their waveform is known as maximum or peak value of that alternating quantity।
क्लियर है? यहाँ पे मैक्सिमम और पीक वैल्यू को क्या डिफाइन किया गया है, किसी एक अल्टर द मैक्सिमम पोजीशन अटेन बाई, ठीक, द मैक्सिमम पोजीशन अटेन बाई एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन देयर वेव फॉर्म is known as maximum or peak value, maximum or peak value of that alternating quantity। किसी भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा अपने ही वेव फॉर्म में अटेन किया हुआ वो मैक्सिमम पोजीशन उसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या कहलाता है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू कहलाता है। क्लियर है? किसी भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा अपने ही वेव फॉर्म में अटेन किया हुआ जो मैक्सिमम पोजीशन है वही उसका मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहलाता है। अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ एन alternating quantity, the value of an alternating quantity at different instant over a complete cycle is known as इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर है? क्या बताया जा रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ये बताया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, मतलब किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा नहीं सॉरी किस इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो वैल्यू है जो अलग अलग डिफरेंट इंस्टेंट पे हमको मिले किस उसके पूरे कंप्लीट साइकिल पे। ठीक, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू है जो अलग अलग इंस्टेंट पे मिले पूरे एक साइकिल के अंदर। अब बात करेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो जो अब आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में बताया जा रहा है कि जो अलग अलग इंस्टेंट पे जो वैल्यूज मिल रही हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल के अंदर अलग अलग डिफरेंट इंस्टेंट पे जो वैल्यूज मिल रहा है जिसको आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह रहे हैं, उन्हीं वैल्यूज का जब हम अर्थमेटिक मीन्स लेंगे तो वही उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या कहलाएगा, वो उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या कहलाएगा, एवरेज वैल्यू कहलाएगा। फिर से समझ लेंगे कि एवरेज वैल्यू का मतलब होता है मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मीन। अब बात करेंगे किसका अर्थमेटिक मीन लेंगे, जो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू में पढ़ रहे हैं कि जो हमारा अलग ओवर मतलब किसी एक अल्टरनेटिंग साइकिल के किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के कंप्लीट साइकिल पे जो अलग अलग इंस्टेंट पे जो मिलने वाला वैल्यूज है जिसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कह रहे हैं, उनका जो एवरेज मीन आएगा या अर्थमेटिक मीन्स आएगा उसी को हम एवरेज वैल्यू कहेंगे। यहाँ लिखेंगे द अर्थमेटिक मीन्स of an instantaneous values at each instant over a cycle or half cycle over a cycle or half cycle over a cycle सिर्फ
is known as average value of that alternating quantity। ठीक, एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट ईच इंस्टेंट ओवर अ साइकिल। ठीक, किसका अरिथमेटिक मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट ईच इंस्टेंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक, अब नोट में एक चीज जानेंगे कि अब एवरेज वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक, कोई एक हमारा ये बी लिखा है, यानी कि कोई वोल्टेज का वेव है, किसी वोल्टेज का वेव फॉर्म है जो यहाँ 0 से 1, 1 से 2 टाइम सेकंड के लिए गया हुआ है। 0 हमने बताया एक्स एक्सिस के ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक, तो हमारा क्या है कि जब हम लोग किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के कंप्लीट साइकिल को देखते हैं तो उसके एक हाफ में पॉजिटिव होता है, एक हाफ में निगेटिव होता है। तो हमको एवरेज जब लेना होता है तो एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज नंबर में अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन्स किसको कहते हैं, अरिथमेटिक मीन्स क्या है, किसको कहते हैं, सम ऑफ गिवन टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला होता है किसी भी दिए हुए नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। ठीक, तो इसमें हमने बताया कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जब हम देखेंगे तो उसके एक हाफ में पॉजिटिव या निगेटिव होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक कंप्लीट साइकिल को देखेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण 0 हो जाता है। तो यही नोट को हम यहाँ पे समझेंगे, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल of an alternating quantity of average value is always equal to 0, so we only consider half cycle of that alternating quantity for quantity during calculation of एवरेज वैल्यू। ठीक, यहाँ नोट में आपको ये बताया गया है कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज
एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक, ऑलवेज इक्वल टू 0। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। तो जब भी हम उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग सो वी ओनली कंसीडर हाफ साइकिल of that alternating quantity during calculation of average value। क्लियर है बात? तो अब जब हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो इसको ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 कब मिलेगा आपको? ओवर, या ब्रैकेट में लिख दे ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक। क्यों? क्योंकि एक हाफ में पॉजिटिव एक हाफ में निगेटिव, इसलिए वैल्यू हमेशा निगेटिव, आपको क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। तो जब भी हमको इस साइकिल का निकालना होगा तो किसी एक हाफ को देखेंगे, तो या तो पूरा पॉजिटिव देखेंगे या तो पूरा निगेटिव। जब पूरा पॉजिटिव देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब हमको क्या होगा, जब एवरेज निकालना होगा तो एवरेज वैल्यू क्या बताया गया है? अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो मान लिया इस इंस्टेंट पे यहाँ पे T1 पे ये V1 है, T2 पे V2 है, इसी तरह Tn पे Vn है। तो अर्थमेटिक मीन्स जब निकालना होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? n है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एवरेज वैल्यू V एवरेज मतलब V वोल्टेज का वेव फॉर्म है तो इसका वैल्यू, ठीक। तो ये क्या है? एवरेज वैल्यू, ठीक। अब बात करेंगे कि जब आपका अलग अलग इंस्टेंट पे पता होगा तब तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब हमको सिंपली एक वेव फॉर्म दिया होगा जिसके अलग अलग इंस्टेंट की वैल्यू हमको नहीं पता है, अलग अलग इंस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तो उस टाइम क्या करेंगे? सीधे हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये क्या होता है? ये क्या होता है? सम होता है। और सम को किससे निकालते हैं? समेशन से। और समेशन कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 0 टू, ठीक, t, ये t का है पूरा साइकिल, v dt कर लेंगे। अगर यहाँ t है, यहाँ dx है, फिर यहाँ कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अगर यहाँ पे यहाँ t1 लिख रहे हैं, यहाँ t1 से t2, t1 ये हमारा 0 और t2 क्या है? ये n है। यहाँ पे फिर t2 माइनस t1 कर लेंगे। इस हिसाब से एक वेव क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1/t2 माइनस t1 t1 टू t2 v dt हो जाएगा, जिसके लिए ये एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला नोट कर लेंगे कि किसी भी साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालना हो, V एवरेज हो, I एवरेज हो, हमेशा यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे? 1/t2 माइनस t1, यहाँ पे t1 टू t2, V है तो v dt, I है तो t1 टू t2, I है तो I dt कर लेंगे, ठीक। अब बात करेंगे वेयर T1 is initial position of wave और T2 is final position of wave, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसके वेव फॉर्म की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा RMS वैल्यू, R रूट मीन स्क्वायर, R इफेक्टिव वैल्यूज, ठीक। तो RMS वैल्यू जिसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, पहले इसको समझेंगे क्या होता है। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो वैल्यू जो एक DC अमाउंट के बराबर हो। किस DC अमाउंट के? कि जो एक DC क्या हो, किसी एक गिवन रेजिस्टेंस में गिवन टाइम के लिए उतना ही हीट प्रोड्यूस कर दे जितना कि हम एक AC के द्वारा हीट प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक।
उसी सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू। मतलब फिर से समझेंगे, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यूज वो डीसी वैल्यू होता है, वो डीसी अमाउंट वैल्यू होता है, वो डीसी वैल्यू के बराबर होता है, उस डीसी वैल्यू के बराबर होता है जो कि जब किसी एक गिवन रेजिस्टेंस में गिवन टाइम में फ्लो कराने से उतना ही हीट प्रोड्यूस करा दे जितना कि हम एक एसी के द्वारा प्रोड्यूस करा देते हैं। वही अमाउंट डीसी का, वही अमाउंट जो एसी के बराबर है, वो क्या कहलाता है, उसका आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू कहलाता है। ठीक, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, द RMS or effective value of an alternating quantity is that steady state, steady state का मतलब DC, steady state value, steady state voltage or current which when flow through a given resistance in a given time, ठीक, produces a heat which is produced as same heat by the AC quantity। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिफाइन करेंगे। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है कि अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का निकालने के लिए वी आरएमएस हो, इस तरीके से लेंगे, इसी को ओवरऑल कर लेंगे, क्या, 1/T2 माइनस T1 टू T2, और जहाँ V है वहाँ V स्क्वायर कर देंगे इंटू T2, ये वी आरएमएस हो जाएगा। आई आरएमएस करना है तो आई आरएमएस इज इक्वल टू रूट ओवर 1/T2 माइनस T1 टू T2, आई है तो यहाँ पे आई स्क्वायर dt हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को निकालने के लिए। ठीक, फिर से आपको यहाँ पे एक बार बता दिया जा रहा है कि आरएमएस और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू वो डीसी वैल्यू है जो वो डीसी वैल्यू मतलब वो डीसी वोल्टेज या करंट है जो किसी रेजिस्टेंस में जब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो कराने के बाद उतना ही हीट प्रोड्यूस कर दे जितना कि हम एक एसी के द्वारा प्रोड्यूस कराते हैं। तो डीसी का वही अमाउंट उस एसी के लिए क्या कहलाता है, आरएमएस आर इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, क्लियर? तो the RMS or effective value of an alternating quantity is that steady state DC voltage or current which when flow through a given resistance for a given time produces the same amount of heat as produced by the AC quantity in a same resistance in a same time। ठीक, क्लियर? उसको कैलकुलेट करने के लिए इस इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से अगर हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं तो लिखेंगे क्या, रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 1/T2 टू T1 इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 v स्क्वायर dt। अगर हम लोग करंट के लिए हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, आई आरएमएस या बी आरएमएस, तो रूट ओवर स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1/T2 माइनस T1 टू T2 आई स्क्वायर dt लिखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से हमारा आएगा। कितने वैल्यूज हो गए, कौन कौन से, पहला मैक्सिमम और पीक वैल्यू, दूसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तीसरा एवरेज वैल्यू, चौथा आरएमएस वैल्यू। फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब दो फैक्टर हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, फॉर्म फैक्टर, उसके बाद क्या है, पीक फैक्टर।
फॉर्म फैक्टर क्या है, पीक फैक्टर क्या है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्म फैक्टर वो वैल्यू है या वो क्वांटिटी है जो किसी एक ऐसी क्वांटिटी के लिए क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। और पीक फैक्टर या पीक फैक्टर वो वैल्यू है या वो टर्म है जो किसी एक ऐसी क्वांटिटी के लिए दूसरा कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये मिलता कब है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड as a ratio of RMS value to the average value of an alternating quantity. Alternating quantity. It is denoted by KF. तो KF इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज a ratio of maximum value to the RMS value of an alternating quantity. It is denoted by Kp. Kp is equal to maximum value to the RMS value. ठीक, तो ये सारे टर्म्स की बात, टर्म्स में क्या क्या था हमारा, वेव फॉर्म, साइकिल, हाफ साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। वैल्यूज में क्या क्या है हमारा, मैक्सिमम और पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। फैक्टर में क्या क्या है हमारा, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, अभी एक फैक्टर और आएगा उसको जिसको हम लोग पावर फैक्टर कहेंगे, तो वो भी आगे के चैप्टर्स में मिलेगा, लेकिन अभी तक इतनी डिस्कशन करेंगे जिसका हमको आगे यूज है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।